हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है गाइस 30 नवंबर 2022। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसके पहले आगे डिस्कस करने से पहले आप लोग क्या करिए, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है। ये PDF हम वहीं शेयर कर देते हैं, वहाँ आप वन लाइनर वे में, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो सकती है। जिससे वन लाइनर में बनाना हो तो बना सकता है, तो जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिससे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता? तो किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। किसको हरा करके? कनाडा जीता, लेकिन किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। किसको जीता है? मतलब कनाडा ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कनाडा की तरफ से खेला कौन है उसका नाम भी मैं बता दे रही हूँ, फेलिक्स ने खेला है। कौन खेला है? फेलिक्स एलिसमी, इन्होंने कनाडा की तरफ से फाइनल मैच खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी जिलों में, जिसके सभी यानी 33 ज़िले हैं, इसके सभी 33 ज़िलों में 5G सेवा जो है स्टार्ट हो गई है। 33 ज़िलों में, इसके सभी 33 ज़िलों में 5G सेवा स्टार्ट हो गई है। और गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में ट्रू 5G सेवा स्टार्ट कर दी गई, जिसके साथ ही गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां की 100% जिला मुख्यालयों में जियो का 2 कवरेज है। और इस तरीके से इस सेवा की शुरुआत जो कंपनी है 2 5G पहल से हुई है, जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो वो किसने घोषणा की है? हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पर हैदराबाद स्थित जो स्टार्टअप है टी हब में इनक्यूबेटेड ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। और इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हैदराबाद, अभी क्या हुआ, विक्रम एस का परीक्षण किया गया। तो इस तरीके से इसकी सफलता को, और जो कि विक्रम एस का जो सफल परीक्षण किया गया, ये निजी तौर पर पहला रॉकेट है स्काई रूट कंपनी का। तो इसकी सफलता को देखते हुए यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है तेलंगाना सीएम ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो क्या कर दिया? एम पॉक्स कर दिया है। मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या कर दिया है? एम पॉक्स कर दिया है। क्यों ऐसा मतलब हटा दिया और कर दिया? तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि नस्ल भेदी टिप्पणी, इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी मंकी पॉक्स को लेकर हो रहा था। तो इसी विवाद को समाप्त करने के लिए WHO ने क्या किया? इसका नाम ही चेंज कर दिया। और इस नाम को चेंज करने का जो सुझाव था वो एक संगठन के द्वारा दिया गया। उस संगठन का नाम है रेजो। इस संगठन के द्वारा इस नाम को बदलने का सुझाव दिया गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो ये कहाँ की स्थानीय बीमारी है? नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। कहाँ की स्थानीय बीमारी है? नाइजीरिया की है। और ये वायरस से होने वाला रोग है। ये जो है मंकी पॉक्स, ये वायरस से होने वाला रोग है, जूनोटिक रोग है। कैसा रोग है? जूनोटिक रोग है। तो इतना तो आपको फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, यहाँ लिख दे रही हूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। और अगर इसके हेड की बात करें, इसका हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर टेड्रोस का। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, ठीक है। और अगर ये इनके इसका हेड क्वार्टर की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो ये पूरे फैक्ट आपको अच्छे से पता हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सारस संदर्भित करता है। तो सारस ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये है ब्रह्मांडीय उषा, कॉस्मिक डॉन मतलब होता भोर, उषाकालीन। तो ब्रह्मांडीय उषा से रेडियो तरंग संकेत खोजने की कोशिश कर रहा एक रेडियो टेलीस्कोप है। तो सारस 3 क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांडीय उषा से रेडियो तरंग संकेत खोजने की कोशिश कर रहा है।
सारस 3 क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने क्या किया है? एक रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सी के विशेषताओं का निर्धारण किया, जो बिग बैंग के ठीक 200 मिलियन वर्ष बाद बनी थी, जिसे कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मिक डॉन, यानी कि ब्रह्मांडीय उषा के नाम से जाना जाता है। और ये सारस 3 के डेटा का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन करना, चमक और पहली पीढ़ी की आकाशगंगा के द्रव्यमान पर प्रकाश डालने के लिए किया गया है, जो रेडियो तरंग दैर्घ्य में क्या है? प्रकाशमान है। अगर हम सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो सारस जो है RRI का, सारस जो है RRI, अब RRI क्या होता है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक क्या है? प्रयास है। कि किसकी पहल है ये सारस? ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या है? पहल है। सारस 3 को वर्ष 2020 की शुरुआत में कर्नाटक के एक झील है जिसका नाम है दंडीगनहल्ली, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दंडीगनहल्ली। इस झील में इस सारस 3 को 2020 की शुरुआत में कर्नाटक के दंडीगनहल्ली झील और शरावती बैक वाटर पर तैनात किया गया था, और इसका लक्ष्य भारत में एक ऐसा सटीक रेडियो टेलीस्कोप का डिज़ाइन करना है, निर्माण करना है, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड में जो विकसित तारे हैं और आकाशगंगा हैं उनसे संबंधित रेडियो तरंग संकेतों का पता लगाया जा सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ था, जो कि यूपीएससी और पीसीएस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया? शेष दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। तो दीपा मलिक जो है ये जो भारतीय पैरालंपिक है, भारतीय पैरालंपिक समिति की भी अध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की भी क्या है? ये अध्यक्ष हैं। कौन? दीपा मलिक। तो ये क्लियर हो गया होगा। अभी फिलहाल हमें क्या देखना? टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित की गई है दीपा मलिक। अब हम टीबी के बारे में, ये तो हो गया। अब टीबी के बारे में, टीबी मुक्त का लक्ष्य कब रखा गया? 2025 रखा गया है। और टीबी कब मनाया जाता है? 24 टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और इसके रोग का कारक क्या है? बैक्टीरिया है। रोग का कारण क्या है इसका? बैक्टीरिया है। और टीबी में जो टीका लगाया जाता है, इसके लिए जो वैक्सीन है, टीका है, वो क्या है? BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा? BCG का। ठीक है। तो ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसका टीबी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है निक्षय। किस नाम से जानते हैं? निक्षय। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और पीसीएस के दृष्टिकोण से। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो किसके नेतृत्व में किया जाता है? रशिया और भारत के नेतृत्व में किया जाता है। तो भारत जो है अपने पड़ोसी देश, यानी कि कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए किसका सहयोग कर रहा है भारत? रशिया का सहयोग कर रहा है। तो और एक बार जब ये परियोजना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद बांग्लादेश जो है परमाणु विखंडन से विद्युत टैप करने वाला भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा एशियाई देश बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो बांग्लादेश में। किसके नेतृत्व में? रशिया और भारत दोनों मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो किसे? हिमालयी याक को। किसको मंजूरी दी गई है? हिमालयी याक को। क्यों दिया गया है? तो एक्चुअली क्या था, इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही थी। इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, और लगातार जब गिरावट आ रही थी तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया? रोकने के लिए इसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई। फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी गई। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, जो ऐसे रीजन है, हिमालयी रीजन है, वहाँ पे जो खाना बदोश जनजाति होती है, खाना बदोश मतलब कि घुमक्कड़ जनजाति जो होती हैं, जो आज यहाँ है कल कहीं और है, तो इस तरीके से जो खाना बदोश जनजाति हैं, इनके जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक है। क्या? हिमालयी याक जो है खाना बदोश जनजाति के लिए आवश्यक है। और अब इनकी जब जनसंख्या में लगातार मतलब कमी हो रही है, लगातार कमी हो रही है, तो इनके लिए परेशानी हो जाएगी खाना बदोश जनजाति के लिए। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए फूड एनिमल के रूप में इसको क्या किया गया है? मंजूरी दिया गया है। अब एक टर्म यहाँ पर आया है FSSAI आया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो ये इसका फुल फॉर्म है फूड
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका जो गठन है वो एक्ट 2006 के तहत स्थापना जो हुई थी 2008 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? 2006 के तहत। और इसका काम क्या है? तो खाद्य पदार्थों का मानक तय करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले जो क्या नाम है इसका स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जो है ये स्थापित किया गया। और इस लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित जो अंतरिक्ष तकनीकी अनुसंधानशील अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा डिज़ाइन किया गया है। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित, ये कहाँ पे स्थित है? अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई में स्थित है। तो इसी के द्वारा क्या किया गया है? इसको मिशन कंट्रोल सेंटर या लॉन्च पैड को क्या किया गया है? इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका उद्घाटन 25 नवंबर को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा किया गया है। और इस निजी लॉन्च पैड की जो स्थापना है ये निजी खिलाड़ियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की ओर रुख करने की दिशा में क्या है? महत्वपूर्ण कदम है। और इसे ये महत्वपूर्ण कदम है। और ये अगर बात करें अग्निकुल की तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास में इनक्यूबेट किया गया है। भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी IIT मद्रास में इसको क्या किया गया है? इनक्यूबेट किया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके, क्या लिखा है? NCO वैक्सीन VACC को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई। इसका इनके निर्माता का क्या नाम है? तो उनका नाम है भारत बायोटेक। क्या नाम है? भारत बायोटेक। इसका निर्माण किसने किया? भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये कोविड बूस्टर के रूप में इसकी अनुमति दी गई है। किसके रूप में? कोविड बूस्टर के रूप में दी गई है। और इसका प्रभाव जो होगा, इसका प्रभाव एडिनो वायरस पर डालेगा, एडिनो वायरस पर होगा, एडिनो वायरस। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? जो मौना लोवा ज्वालामुखी है ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। और ये हवाई द्वीप जो है अमेरिका के हवाई द्वीप, और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें अगर हम मौना लोवा ज्वालामुखी की ये जो प्रशांत महासागर में और विश्व का ये सबसे बड़ा, अगर हम इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मौना लोवा ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में, पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ और फैक्ट की बात करें तो जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो कि कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। तो ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में था, यहाँ मैंने अमेरिका के हवाई द्वीप पर विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी फूटा, इसको देखा। ये देखिए, अमेरिका के हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे सक्रिय जो है मौना लोवा ज्वालामुखी फट गया है। इससे लगातार लावा निकल रहा है और आसपास कई किलोमीटर तक गर्म लावा की नदी सी फैल गई है। वर्ष 1984 से यह शांत था, मतलब इसके पहले 1984 में विस्फोट हुआ था और तब से ये शांत पड़ा था। अभी ये क्या हुआ है? फिर स्टार्ट हो गया और 38 वर्ष बाद यह फिर से फट गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये ज्वालामुखी का यह सबसे लंबे समय तक शांत रहने का लिखित रिकॉर्ड है।
तो ये आपको मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केवीआईसी मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया है, उत्तराखंड के नैनीताल में इसका उद्घाटन किया गया है। पहले ये ध्यान रख लेते हैं इसके रिहैब परियोजना है क्या, इसी नाम में ही आपका उद्देश्य काम सब छिपा हुआ है। तो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एलिफेंट, एच मतलब ह्यूमन, ए से अटैक, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक। थोड़ा सा ऊपर लिख दे रही हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है नीचे। यूजिंग किसका यूज़ करके? हनी बी। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बी मतलब मानव हाथी संघर्ष रोकना किसका यूज़ करके? मधुमक्खी का यूज़ करके, मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हाथी संघर्ष को रोकना इसका क्या है? काम है, उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? परियोजना का उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक टर्म है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ये बताइए, अभी रिसेंटली एक योजना की स्टार्ट की गई थी, वो है नॉलेज पोर्टल। तो इस नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किस मतलब आयोग के द्वारा किया गया? तो इस केवीआईसी के द्वारा किया गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। केवीआईसी की स्थापना की बात करें तो 1956 एक्ट के तहत हुई थी। 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। और ये एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। केवीआईसी जो है एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की क्या करने वाला है? ये 2022 की मेजबानी करने वाला है। कौन सा शहर बोल रहा है और किस नंबर का है? पहले तो ये ध्यान रखना 59वें नंबर का है, ठीक है। किस नंबर का है? 59वें नंबर का है, और 59वें नंबर का है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बोल रहा है कि इस 59वें नंबर का है, और कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत के कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में ये मेजबानी हो रही है। भारत की तरफ से कौन कर रहा है? प्रसार भारती कर रहा है। भारत की तरफ से मेजबानी कौन कर रहा है? प्रसार भारती कर रहा है, और नई दिल्ली में किया जा रहा है। और थीम इस बार की क्या रखी गई है? इसकी रखी गई है सेवा करना। क्या रखी गई है थीम? सेवा करना। तो ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसे किया? गैस लाइटिंग को किया है। किसे किया? गैस लाइटिंग। यहाँ पे मैंने न्यूज़ कवर लिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, कवर किया हुआ है। गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसके मायने उतने ही गहरे। मतलब इसका क्या है कि दूसरे के दिमाग से मनोवैज्ञानिक तरीके से खेलना। मतलब इसका गैस लाइटिंग शब्द का मतलब है किसी के मस्तिष्क को क्या करना? कंट्रोल करना। उस मनोवैज्ञानिक शोषक, इसका अर्थ है मनोवैज्ञानिक शोषक, यानी किसी के मस्तिष्क को कंट्रोल करना। इस साल इस शब्द में लोगों की दिलचस्पी इतने % तक बढ़ी देखी गई है, जिसके बाद इसे जाने माने पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने साल के शब्द के रूप में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। गैस लाइटिंग का मतलब किसी दूसरे के दिमाग को मनोवैज्ञानिक रूप से इस कदर बदल देना कि उसे अपने ही विचारों पर शंका हो जाए, आत्मविश्वास गिर जाए, ठीक है। तो ये दूसरे के दिमाग से खेलना है, ये क्या है? इसका मतलब गैस लाइटिंग है। तो और ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना है 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर? वैक्स को चुना है। किसको चुना है? वैक्स को चुना है। और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एंग्जाइटी को चुना गया है, एंग्जाइटी। तो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? महात्मा गांधी जी का किया जाएगा। कहाँ किसका किया जाएगा? महात्मा गांधी जी का किया जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसमें अगर सदस्य की बात करें तो 193 सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और यहाँ मैंने ले लिया है, आज का करंट था तो मैंने ले लिया है। दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई बनी है मिस अर्थ 2022। मिस अर्थ 2022 किसने बना? कौन बना है मिस अर्थ 2022? कौन बना है? तो ये दक्षिण कोरिया की हैं, जिनका नाम है मीना सू चोई। क्या है नाम है इनका? मीना सू चोई। और ये
मिस अर्थ जो प्रतियोगिता हुई है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई है। कहाँ हुई है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई है। तो मिस अर्थ 2022 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने जीता है और इसमें 80 से अधिक प्रतिभागी थे जिसे पछाड़कर ये सफलता पाई है। और इस प्रतियोगिता का ताज उन्हें मिस अर्थ 2021 जो थी डेस्टिनी वैगनर ने पहनाया है। तो चलिए कल का हम लोग फटाफट लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? हरियाणा। राष्ट्रीय कैडेट कोर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 74वीं। विक्रम गोखले कौन मराठी अभिनेता थे जिनका निधन हो गया हाल ही में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा हिंद 2022 आयोजित किया गया कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में। किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया? पीटी उषा को। किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? बिहार में। कौन सा भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? हरिमऊ शक्ति। किस राज्य में धम्मदीपों का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? त्रिपुरा। किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया? ऋतुराज गायकवाड़। लोकप्रिय खलंगा मेला किस प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? देहरादून में। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग के लिए एक सूचना ये है कि कल से करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना मैं चाहती थी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो इतना मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए अब करंट अफेयर्स का लेक्चर यहीं बंद करते हैं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, इतना कहने के बाद भी अब बंद कर रहे हैं। जब तक आप लोग को ज़रूरत, क्योंकि आप लोग को मुझे नहीं लगता ज़रूरत है मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी आप लोग सपोर्ट नहीं करें, तो इसलिए यहीं बंद करें। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए इतना करेंगे कि जो मंथली लेक्चर होगा मंथली प्रोवाइड हम करा दिया करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करो, वन लाइनर में ही उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सको, जो कि स्टेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो ये मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे। तो क्योंकि डेली वाइज आप लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो इतना मेहनत करना कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग चलिए छोड़िए कोई बात है, और मैं मंथली प्रोवाइड करा दूँगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो लोग देख रहे हैं वो बने रहिए। और बीच बीच में मैं लेक्चर, और ऐसा नहीं है कि मैं ये बंद नहीं करूँगी, आपके लिए कुछ ऐसा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी जो आप कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे तो और भी चीज़ जीएस से रिलेटेड हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो बस लगे रहिए और अच्छे से अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सपोर्ट करते रहिए, जितने भी लोग बने हैं साथ में वो सपोर्ट करते रहिए। बाकी बंद तो नहीं करेंगे, कुछ आपके साथ जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको लगातार सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।